नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात पूर्वांचल में चुनावी बिसात की। पूर्वांचल को लखनऊ की सत्ता का गेटवे माना जाता है और इसलिए शुक्रवार को यानी कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वांचल में हुंकार भरी, क्योंकि यूपी की 403 सीटों में से अकेले 164 सीटें पूर्वांचल में हैं। पिछले चुनाव में जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बनी है उसे पूर्वांचल से एक तरफा सीटें मिली हैं और ऐसे में 2022 के चुनाव में हर राजनीतिक दल पूर्वांचल जीतने के लिए चुनावी बिसात बिछा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सत्ता का ये गेटवे इस बार किसके लिए? पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। योगी शाह ने भरी हुंकार, अब की बार 300 पार। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। जिसका साथ देगा पूर्वांचल वही जीतेगा 2022 का रण। पूर्वांचल में सबने लगाया जोर, वोटर का मूड किसकी ओर। विधानसभा चुनाव के रण में पहली बार उतरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को योगी ने गोरखपुर सदर से पर्चा दाखिल किया। इस दौरान दो दिलचस्प तस्वीरें दिखाई दी। एक थी उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और दूसरी योगी का गोरक्षकनाथ मंदिर में पूजा पाठ करना। नामांकन से पहले योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में हवन पूजन किया, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से जीत की कामना की। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने गुरु महंत अवेद्यनाथ का भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद शुरुआत हुई पूर्वांचल का रण जीतने की जंग की। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हुंकार भरी। निशाने पर पिछले सरकारों को लिया, सूबे में गुंडा राज और माफिया राज का मुद्दा फिर गरमाया। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। वैसे जिस गोरखपुर सदर से योगी ने नामांकन किया है वहां उनकी जीत का दावा सबसे मजबूत है, क्योंकि बीते 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन लड़ाई लखनऊ जीतने की है। तो इस रण में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी उतरे हैं। मित्रों, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको तो लगता है अच्छा ही हुआ है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। बीजेपी जानती है कि 300 पार पहुंचना है तो पूर्वांचल में 217 के नतीजों को दोहराना होगा, क्योंकि कहते हैं जो पूर्वांचल जीत लेता है वो लखनऊ की गद्दी तक आसानी से पहुंच जाता है। यही वजह है कि मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां, सबका जोर पूर्वांचल पर है। हो भी क्यों ना, सत्ता का स्वाद भी यूपी के इसी बड़े हिस्से की बदौलत मिलता रहा है। तो
तो आइए आंकड़ों और नतीजों के लिहाज से नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 403 विधानसभा सीटें आती हैं। 1/3 सीटें अकेले पूर्वांचल से आती हैं। सामान्य तौर पर देखा गया है कि जिसका पूर्वांचल में सियासी वर्चस्व है वही लखनऊ की सत्ता पर भी काबिज होता रहा है। बात करें साल 2007 की तो पूर्वांचल के लोगों को मायावती की पार्टी बीएसपी में 2007 में संभावना दिखी थी और क्षेत्र की 164 में से 85 विधानसभा सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार जीते थे। इसके बाद साल 2012 में आते हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में तूफानी रफ्तार से साइकिल दौड़ी। इस क्षेत्र की 164 में से 102 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना पताका फहराया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। 2017 के पिछले चुनाव की बात कर लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 पर बीजेपी को कामयाबी मिली। प्रचंड बहुमत था। ये प्रचंड बहुमत से लैस योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी जिस पार्टी पर पूर्वांचल ने भरोसा जताया उसी को यूपी की सत्ता हासिल हुई, ये इतिहास भी कहता है। पिछले 3 दशकों से पूर्वांचल का एक सामान्य सा ट्रेंड रहा है कि वहां के लोगों ने हर बार अपना मन बदला है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल वोटर के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। मुझे खुशी है इस बात की, ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो समाजवादियों ने बनाया था और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, इनका जो समर्थन मिल रहा है और इनके लोग भी जो जुड़े हैं, आने वाले समय में बीजेपी का पता नहीं लगेगा और बदलाव उत्तर प्रदेश में होना है। क्योंकि उन्होंने पिछले इतने वर्षों में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। आज भी उनका विकास रंग बदलना है, नाम बदलना है, शिलान्यास का शिलान्यास करना है, उद्घाटन का उद्घाटन करना है। समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले इस बार ज्यादा जोश में है। उसे यूपी में 2022 में बाइसिकल फिर दौड़ती दिखाई दे रही है, तो पूर्वांचल के सामने बीजेपी विकास के मुद्दे गिनवा रही है। जी से गंगा एक्सप्रेस बोलिए, जी से ओ से ऑर्गेनिक कृषि बोलिए, ओ से आर से रोड, ए से एम्स, केएच से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। पीएम मोदी इस क्षेत्र की लोकसभा में नुमाइंदगी करते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल की अहमियत क्या है। पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। ऐसे में पूर्वांचल में जीत हार के मायने बहुत अहमियत रखते हैं और दूर तक असर करेंगे। साथ ही बीजेपी को उम्मीद है कि जो सौगातें उसने पूर्वांचल को दी हैं, वो 2022 की राह के तमाम रोड़े हटा देंगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोरखपुर में खाद कारखाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी में कन्वेंशन सेंटर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सरयू नहर परियोजना। पूर्वांचल यूपी के छोटे दलों के लिए प्रयोगशाला रही है। अपना दल, निषाद पार्टी, भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी इसमें शामिल है। पूर्वांचल के दर्जन भर जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, जो विधानसभा सीट पर जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बीजेपी से गठबंधन था, जिसका फायदा भी चुनाव के परिणाम में देखने को मिला। गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पकड़ है। पूर्वांचल में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। निषाद पार्टी की निषाद केवट मल्लाहों में पहुंच है। बिलदार और बिंद बिरादरियों में भी अच्छा असर। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर पर प्रभाव, संत कबीर नगर, भदोही और वाराणसी पर असर। 16 जिलों में जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं पूर्वांचल के कुर्मी मतों में अपना दल सोनेलाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पूर्वांचल के 1.5 दर्जन जिलों में कुर्मी मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन किया था और उसका उन्हें फायदा भी मिला था। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुहेलदेव समाज पार्टी इस चुनाव में सपा के साथ है। इसके अलावा भारतीय मानव समाज पार्टी का बिंद जाति पर भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल में 2012 के नतीजे दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी को 18 सीटें दी हैं, क्योंकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी के साथ था। लेकिन सपा पूर्वांचल को अपने पाले में करना चाहती है। वैसे भी
यूपी के पिछले 3 चुनावों को देखा जाए तो पूर्वांचल का वोटर हमेशा एक पार्टी के साथ नहीं रहा। लिहाजा 2022 में वो किसकी तरफ जाता है 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस बार वैसे बॉलीवुड और यूपी चुनाव को देखें तो एक तारतम्य भी इनमें नजर आता है। बॉलीवुड में अक्सर पति पत्नी और वो, इस स्टोरी लाइन पर कई फिल्में आपने देखी होंगी कि हिट रही हैं। यूपी चुनाव में भी इस बार सरोजनी नगर सीट पर इसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पति पत्नी की लड़ाई में कोई तीसरा वो बाजी मार गया है। जी हां, न स्वाति सिंह न दया शंकर सिंह, बल्कि बीजेपी ने अचानक रातों रात यहां पर एक सुपर कॉप, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को चुनावी दंगल में मैदान में उतार दिया। नाम है राजेश्वर सिंह, जिनकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। तो कौन है ये राजेश्वर सिंह? बीजेपी ने इन पर आखिर दाव क्यों खेला और बीजेपी की सीट से विरोधियों को पटखनी देने के लिए कितनी काबिलियत रखते हैं, देखिए। गिरिडीह से वीआरएस का निर्णय लेकर बीजेपी की सदस्यता लेना या अगले ही दिन सरोजनी नगर सीट से बीजेपी की टिकट हासिल करना। राजेश्वर सिंह जहां जाते हैं उलझे केस तेजी से सॉल्व हो जाते हैं। बीजेपी के लिए सरोजनी नगर सीट भी ऐसा ही उलझा हुआ केस था। सरोजनी नगर सीट से योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह विधायक हैं। वो इस बार भी इसी सीट के लिए दावेदार थी, लेकिन पेंच तब फंस गया जब प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह ने भी इसी सीट से दावा ठोक दिया। बीजेपी न पति को नाराज करना चाहती थी और न पत्नी को, लेकिन दोनों में से किसी को भी टिकट दिया जाता तो एक की नाराजगी तय थी। इस उलझन को दूर करने के लिए बीजेपी ने पति पत्नी दोनों का टिकट काट दिया और राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया। मेरे साथ हैं ईडी के पूर्व अधिकारी और बहुचर्चित अधिकारी, सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह साहब। सबसे पहले तो ये कि खाकी वाला खादी में आया, क्या सोच कर आया? जनसेवा करनी है, पब्लिक के लिए काम करना है, विकास के काम करने हैं। इतने दिन तक कानून का अनुपालन कराया, अब नए कानून अच्छे बनवाने हैं जो विकास जिससे हो, प्रदेश की जनता का फायदा हो। इतना अनुभव है प्रशासनिक सेवा का, इसमें प्रदेश के विकास के लिए लगाना है। यानी सुपर कॉप और ईडी के अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह ने एक और उलझा केस सॉल्व कर दिया, वो भी ऐसे कि अब स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों कह रहे हैं कि उन्हें अपना सरोजनी नगर सीट के दावेदार से परेशानी है और न ही बीजेपी से नाराजगी है। आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की, सरोजनी नगर के विधायक होने के नाते, कि मैं उनका काम करूं। और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं और मैं भविष्य में भी करती रहूं। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? चेहरे पर कुछ नहीं है, पार्टी ने एक बेहतर प्रत्याशी को वहां से उम्मीदवार बनाया है और राजेश्वर सिंह जी एक चर्चित चेहरा हैं। देश के बड़े बड़े घोटाले को उन्होंने पर्दाफाश किया है, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे लखनऊ का आप रिवर फ्रंट घोटाला हो। बहुत सारे बड़े बड़े घोटालों को उन्होंने पर्दाफाश किया। आज लखनऊ में सरोजनी नगर में पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, हम सबके लिए हर्ष का विषय है और वो यहाँ से अच्छे अंतर से जीतेंगे। ब्यूरोक्रेसी और सियासत के गठजोड़ के बाद नया समीकरण ये है कि जिस सीट पर अब तक स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों ने दावा ठोक रखा था, अब वही दोनों राजेश्वर सिंह को बेहतर उम्मीदवार बता रहे हैं। हालांकि विरोधी कह रहे हैं कि राजेश्वर सिंह को ईडी अधिकारी रहते हुए पुरानी सरकारों के घोटालों और खासकर 2G घोटाले की जांच का इनाम मिला है। राजेश्वर सिंह का दावा है कि उन्होंने ईडी अधिकारी रहते हुए 2G घोटाले की उस वक्त जांच की जब सत्ता में कांग्रेस थी। इसे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला कहा गया। इस मामले में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को 15 महीने जेल में रहना पड़ा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी भी जेल गई। जांच के दायरे में 14 दिग्गज नेता, कई ऑफिसर और 3 कंपनियां आई थी। लेकिन एक सच ये भी है कि 10 साल तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। ईडी अधिकारी रहते हुए राजेश्वर सिंह INX मीडिया घोटाले के जांच में भी शामिल थे, जिसमें जांच एजेंसियों ने पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम के बेटे को अभियुक्त बनाया था। क्या आप देख पा रहे हैं, सरोजनी नगर विधानसभा सीट की बात करें, चूंकि वहां पर इसके पहले स्वाति सिंह सिटिंग मंत्री हैं, मैं वहां कई लोगों से बात किया, लोगों में असंतोष, अविश्वास, मतलब एक है कि बहुत काम नहीं हुआ है और इस लड़ाई को
चूंकि परंपरागत सीट नहीं है, तो कैसा देख रहे हैं आप वहाँ? कोई लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी फाइट में नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये लड़ाई विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र प्रथम है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा भ्रष्टाचार प्रथम, तुष्टीकरण प्रथम, माफिया प्रथम। इन विचारधारा की लड़ाई में ये कहीं नहीं खड़ी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी से पहले भी त्रस्त थी, अभी भी त्रस्त है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये 50 सीट से ज्यादा इनकी फिर आएगी। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट के दायरे में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके आते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट भी इसी विधानसभा सीट के दायरे में आता है। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर सबसे ज्यादा 1.75 लाख दलित वोटर्स हैं। इसके बाद 1.5 लाख ओबीसी, 70,000 क्षत्रिय, 50,000 ब्राह्मण और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। अब सरोजनी नगर की ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लीजिए। स्वाति सिंह का टिकट कटने और राजेश्वर सिंह को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद देखिए सरोजनी नगर के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी। हमें यहाँ तो योगी की बनी सरकार, योगी के। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ हाँ। कैसे, क्यों लग रहा है ऐसा? अरे वो सब कुछ कर रही है, वो जनता को है, दिमाग है, मूड है जनता का। यहाँ पर किसकी बनेगी? सब मोदी है। यहाँ भी मोदी? सब मोदी मोदी, सब मोदी मोदी। क्यों? क्यों नहीं, वो गरीबों को राशन देता और अब पेट दिए, बाकी कुछ ना हो का पेट दिए खाली। समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर सीट पर बड़ा दाव खेला है। साल 2012 में लखनऊ उत्तर से विधायक बने और एसपी सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा को सरोजनी नगर सीट से टिकट दिया है। हो चुकी है और हमारे साथ उसी सरोजनी नगर विधानसभा सीट के हाई प्रोफाइल सीट के प्रत्याशी हैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू। ये जो माहौल बना है जी, अचानक से लग रहा है कि सबकी निगाहें वहीं होंगी। आप भी जानते हैं वजह क्या है जी। अब एक बात बताइए, राजेश्वर सिंह आपके सामने होंगे, डेकोरेटेड ऑफिसर। कुछ लग रहा है आपको कि लड़ाई कितनी टफ होने वाली है? देखिए, लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है आज। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी, लोगों ने आज अपने घर में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे। आज लड़ाई इसकी है। आप बताइए कि जो ये पति पत्नी की लड़ाई थी आपकी वाली सीट पर, आपकी सीट पर मंत्री हैं, मंत्री थी, आपको लग रहा है कि दोनों की जो लड़ाई में दोनों का पत्ता कट गया, इससे आपकी उम्मीदवारी पर कोई असर पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक, सिटिंग मंत्री का टिकट काटा। क्यों काटा? आप सोचो ना, कोई भी आदमी अपने सिटिंग का टिकट तभी काटता है जब उनको ये लगता है कि किसी भी कीमत पे ये यहाँ से नहीं जीत सकते। उसका कारण है क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। सरोजनी नगर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास ये है कि 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी वहां कभी नहीं जीती थी। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या बीजेपी दोबारा वहां जीत हासिल करेगी। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, लखनऊ। और बात इस चुनाव के उस दिलचस्प एंगल की भी करते हैं जिस पर यूपी से लेकर उत्तराखंड और पंजाब में भी सियासी पार्टियां सख्ते में हैं। हर राज्य में सियासी दिग्गजों के पारिवारिक सदस्यों की अलग अलग सीटों से दावेदारी इस चुनाव को जितना दिलचस्प बना रही है, उतना ही मुश्किलें इन पार्टियों के लिए बढ़ाने का भी काम कर रही हैं। दरअसल पंजाब में 82 विधानसभा सीट है। यहां से मुख्यमंत्री चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह निर्दलीय चुनावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूद पड़े हैं। अब चन्नी के सामने दिक्कत ये कि किसको आशीर्वाद दें, समर्थन आखिर किसको दें, भाई को या फिर पार्टी प्रत्याशी को। पंजाब में चुनावी हाहाकार, पार्टी में चन्नी सिद्धू की राह, भाई से भाई की होगी टक्कर, इस बार इलेक्शन बहुत भयंकर।
ये है फतेहगढ़ साहिब की बस्सी विधानसभा सीट। कांग्रेस के कब्जे वाली इस विधानसभा सीट पर मुकाबला टफ है और कई सीटों की तरह इस सीट पर भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और मुकाबले को मुश्किल और दिलचस्प बना दिया है डॉक्टर मनोहर सिंह ने। डॉक्टर मनोहर सिंह पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई हैं। मनोहर सिंह को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया तो मनोहर सिंह ने बस्सी से निर्दलीय ही मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। डॉक्टर मनोहर सिंह का कहना है कि उन्हें भाई चन्नी का आशीर्वाद हासिल है और वो बस्सी विधानसभा सीट में अपनी जीत दर्ज कराएंगे। आपको पता है कि किस तरह चन्नी और सिद्धू के बीच में टकराव, और क्या यही वजह रही आपके टिकट कटने की, या जो मौजूदा विधायक है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आपको जो आला कमान है उन्होंने सोचा कि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा इसलिए उनको दोबारा टिकट दे दिया जाए? उसका परफॉर्मेंस अगर देखा होता हो उन्होंने टिकट उसको देनी नहीं थी। ये विनेबिलिटी शुड है बिन द क्राइटेरिया। मैंने जो विनेबिलिटी अपनी बनाई है, लोगों के बीच अपना प्यार बनाया है, वो उनको देखना चाहिए था, उन्होंने देखा नहीं। बस्सी विधानसभा सीट से अपने ही भाई के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे डॉक्टर मनोहर सिंह ने कांग्रेस को पसोपेश में डाल दिया है। एक तरफ कांग्रेस से बगावत है तो दूसरी तरफ भाई से प्यार। ऐसे में न्यूज 24 ने भी डॉक्टर मनोहर सिंह से उनके सियासी रण पर 3 अहम सवाल किए। आप भी सुनिए हमारे सवालों पर डॉक्टर मनोहर सिंह ने क्या कहा। सवाल नंबर 1, क्या वजह रही जो टिकट नहीं मिला आपको? कोई भी इसकी वजह रही हो, लेकिन जो उन्होंने किया गलत किया, हम काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे। सवाल नंबर 2, सोचिए आपने क्या चन्नी साहब से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप इसी सीट से लड़िए चुनाव निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय उन्होंने नहीं कहा। निर्दलीय मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने कहा, जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं मुझे लोगों ने। सवाल नंबर 3, जीत के बाद किसकी तरफ रहेंगे? हम जीतेंगे, फिर लोगों से पूछेंगे अब क्या करना, या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बेटर हो सकती है। कांग्रेस ने बस्सी सीट से प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के खास माने जाने वाले मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को टिकट दिया है। डॉक्टर मनोहर के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर गुरप्रीत सिंह खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनकी जुबान से सिद्धू की तारीफ पंजाब में कांग्रेस की सियासत के कई तार हिला रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, उनका ये आरोप है कि आप लोगों ने टिकट कटवाया। एक्चुअली मुख्यमंत्री का भाई होना और पार्टी का कैंडिडेट होना, इसमें वो तो मुख्यमंत्री तो अपने कैंडिडेट को देखेंगे ना, कांग्रेस को देखेंगे, भाई को थोड़ी देखेंगे। भाई थोड़ी पार्टी चला रहा है, पार्टी तो हम चला रहे हैं ना, तो उसका कोई आधार नहीं। और मुख्यमंत्री जी हमारी मदद करेंगे। हम जो कांग्रेस की झोली में 2022 चोन आ रही है, और कांग्रेस की झोली में मैं ये सीट डालूंगा। सिंह सिद्धू जी हमारे प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस का। मैं जैसे मैंने काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, 33 साल बाद मैं एमएलए बना हूं। चन्नी के भाई को लेकर कांग्रेस कितनी टेंशन में है, या सीएम के भाई होने के नाते मनोहर सिंह कांग्रेस का कितना नुकसान करेंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल के हालातों पर कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा भरोसा है कि जीत उन्हीं की होगी। कैप्टन अमरिंदर के साथ बीजेपी का अलायंस है, तो आम पार्टी भी है, तो हमारे दूसरे के बैंस ग्रुप का कैंडिडेट भी है, तो इंडिपेंडेंट भी है, 5-6 कैंडिडेट हैं। तो चैलेंज किसी के साथ नहीं, मैं ही जीतूंगा। मैं 2022 में अपनी सरकार के लिए वोट डालूंगा। पंजाब में कांग्रेस की आपसी कलह को देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वह है आम आदमी पार्टी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गले में करीब करीब फांस बनकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी आम आदमी पार्टी अपने 2 बेहद खास मुद्दों पर लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर बिजली को मुद्दा बना रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जीत का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बस्सी से रुपिंदर सिंह हैप्पी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रुपिंदर सिंह को भरोसा है कि चन्नी और सिद्धू की लड़ाई ने जनता की आंखें खोल दी और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत तय है। उनका कोई है सिस्टम, हर बंदा सीएम की दौड़ में पड़ा है। उनका तो अभी ये क्लियर नहीं है किसको आगे लेके आएंगे। उनका क्या इस हलके में नहीं है, सभी हलकों में है। कारण क्या है, वो दिशाहीन हो चुके हैं। उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। जो लोगों को एक पीक होती है सर, एक पीक होती है, झूठ पे एक पीक तक बोला जा चुका, और वो बोला जा चुका। अब अंत जो है कांग्रेस का, आपने देखिए देश में अंत हो चुका है, होने जा रहा है। अब मेरे ख्याल में पंजाब में भी अंत होगा। हमने दिल्ली में भी देख लिया, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही, तो यहाँ पे भी ऐसे सिस्टम होगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है अभी बिना ड्राइवर के बस की तरह बन गई है। कुछ नहीं पता, किसी को भी इधर उधर फेंट मार सकती है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय से ही कांग्रेस में आपसी खींचतान जारी है।
और अब खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई के चुनावी मैदान में निर्दलीय दावेदारी पेश करने के बाद विपक्ष चन्नी पर परिवार को न संभाल पाने का भी आरोप लगा रही है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री के सामने भी दुविधा है, क्योंकि छोटे भाई ने अपने पोस्टर्स में बड़े भाई को ही पोस्टर बॉय बना दिया है। बस्ती पठाना से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा। इससे न सिर्फ मुख्यमंत्री चन्नी बल्कि कांग्रेस की भी चुनौती बढ़ा दी है। वहीं डॉक्टर मनोहर का कहना है कि उनका टिकट नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कटा, बल्कि उनके भाई मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आशीर्वाद उनके साथ है। यही वजह है कि वो इस सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट जीतकर मुख्यमंत्री चन्नी को एक तोहफे के तौर पर देंगे। बस्ती पठाना से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो चुनाव में दिलचस्प किस्से सामने आते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।